सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं। सत्ता का महासंग्राम आज बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से बंगाल में सेकंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, बम्पर वोटिंग जो है वो साफ तौर पर यहां पर आपने देखी है। और आपको आज बता दें कि अब से कुछ देर बाद और लगातार खास एआई के जरिए सुदर्शन न्यूज एग्जिट पोल आपके सामने रखेगा। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग जो आज देखने को मिली, उसका जो नतीजा है वो जरूर 4 तारीख को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। हम आपको टेली के माध्यम से भी बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति जो है वो यहां पर बनेगी। और ठीक 1.5 घंटे बाद टीवी इतिहास में पहली बार आपको बता दें कि सुदर्शन एआई एग्जिट पोल भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल सटीक जानकारी जो है वो आपके सामने पेश की जाएगी। आपको यह भी हम बता दें कि बंगाल में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, उससे बीजेपी एक तरफ गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, दूसरी तरफ दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग लगातार देखने को मिली। उसके बाद आपको बता दें कि आंकड़े बहुत हद तक साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यों में बनेगी किसकी सरकार, सुदर्शन और एआई मिलकर बताएंगे एग्जिट पोल, वह भी सटीक। जहां मनुष्य ने सर्वे किया है वहां पर तो चंद लोगों के ही ओपिनियन को लिया गया है, लेकिन एआई ने लाखों लोगों ने, पत्रकारों ने, जानकारों ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने क्या क्या कहा है, यह सब कुछ कलेक्ट किया है। दुनिया में पहली बार कोई चैनल और एआई मिलकर एग्जिट पोल ला रहा है। तो जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ शाम 6 बजे से लगातार। बंगाल में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, उससे बीजेपी एक तरफ गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग कुछ अलग ही आंकड़े बयान कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और 5 बजे तक कतार में खड़े लोग भी मतदान कर पाएंगे। मतदान की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा है कि दूसरे फेज में भी मतदान का नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस दौरान कई जगह हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़खानी की खबरें भी सामने आई। आज तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 6 जिलों की 142 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 6 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। कोलकाता के अलावा जिन जिलों में मतदान हुआ है, उनमें नदिया, पूर्व बर्धमान, हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हावड़ा शामिल है। चुनाव के दूसरे चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 1448 उम्मीदवारों की किस्मत पर दाव लगाया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 1,64,35,627 पुरुष और 1,57,37,418 महिला और 752 थर्ड जेंडर शामिल है। पहले चरण में 93.13% मतदान हुआ। ऐसे में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी हैं। भवानीपुर सीट को नंदीग्राम की तरह ही देखा जा रहा है, जहां 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र बलों की 2407 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवान भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना 4 मई को होगी, जब देखना होगा कि सत्ता का महासंग्राम आखिरकार कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख रहे थे, आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद
हम एक ऐसा इतिहास रचने जाएंगे जहां पर आपको बता दें कि टीवी इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आपके सामने रखे जाएंगे। बेहतर तरीके से जानकारी जो है वो आपके सामने पेश की जाएगी और हकीकत को आपके सामने रखा जाएगा। फिलहाल तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर टैली देखिए आ चुकी है। अभी जरूर जीरो है, लेकिन धीमे धीमे करके एआई आंकड़े जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे चीजें और स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। बंगाल में जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई उससे बीजेपी एक तरफ गदगद तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पहले चरण में जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई, दूसरी तरफ दूसरे चरण में बंपर वोटिंग कुछ अलग ही आंकड़े बयान कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और आपको बता दें कि 5 बजे तक कतार में खड़े लोग ही मतदान कर पाए थे। इसके बाद साफ तौर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि अगर पहले फेज की बात करते हैं तो 90% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ था और सेकेंड फेज में भी यही उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब मतदान पूर्ण हो चुका है, नतीजों का इंतजार है। लेकिन उससे पहले सुदर्शन न्यूज सुदर्शन एआई एग्जिट पोल ठीक आपके सामने रखेगा अब से कुछ देर बाद। उसमें चीजें और बहुत हद तक साफ और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है जनता के पक्ष में। अब साफ तौर पर माहौल किस उम्मीद के तौर पर किसके पक्ष में बनाया गया है, इसके लिए इंतजार जरूर 4 तारीख तक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुदर्शन न्यूज आपको अब से कुछ देर बाद सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आपके सामने रखेगा। उसमें चीजें और बहुत साफ और सुथरी आपके सामने पेश की जाएंगी। बताया जाएगा कि हकीकत के आंकड़े क्या कुछ 4 तारीख को सामने आएंगे। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर बंपर वोटिंग की है, उससे ये तो साफ है कि लोग बेहद ज्यादा उत्साहित हैं और बदलाव का मन शायद बना चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रैलियां करी, उस रैलियों में जितनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, वो ये तो साफ तौर पर दर्शा देती है कि वाकई में लोगों का मन इस बार बदलाव की ओर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी लगातार तमाम कोशिशें यहां पर कर रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार सत्ता का महासंग्राम कौन जीतता है, किसके पक्ष में माहौल बनता है, आने वाले नतीजे क्या कुछ और सामने दर्शाएंगे। लेकिन अब से कुछ देर बाद सुदर्शन न्यूज सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आपके सामने रखेगा। उसमें चीजें और साफ होंगी। टैली जो आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी जरूर जीरो है, लेकिन जैसे ही सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आने लग जाएंगे वैसे वैसे ये टैली भी बढ़ेगी। आपको ये भी समझ में आएगा कि इस बार किसकी सरकार लगभग बनना तय होती हुई नजर आ रही है। सुदर्शन एआई एग्जिट पोल लगातार आपको वो चीजें बताएगा जो आज से पहले टीवी इतिहास में कभी नहीं बताई गई होंगी। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ देर का इंतजार जरूर है, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग हो चुकी है और नतीजों का इंतजार जरूर है, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से बंपर वोटिंग यहां पर साफ तौर पर की है, यह दर्शाता है कि वाकई में इस बार लोगों ने काफी उत्साहपूर्ण मतदान यहां पर किया। अपनी अपनी सोच, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे सरकार की तरफ से जरूर पेश भी किए गए, विपक्ष की तरफ से भी पेश किए गए। लेकिन अब निर्णय आखिरकार जनता के हाथ में होता है। निर्णय क्या कुछ रहेगा ये जरूर 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले सुदर्शन एग्जिट एआई पोल जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि आखिरकार इस बार क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की वोटिंग हुई है उससे ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जनता वाकई में बहुत कुछ चाहती है। जातीय वोटिंग पैटर्न देखिए जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अनुसूचित जाति जो है वो 22 से 24% यहाँ पर है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एसटी आदिवासी 5-6% वोटिंग जो है उनकी वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जनरल, ओबीसी और अर्बन में 40 से 45% की वोटिंग हिस्सेदारी भी है। मुख्य बिंदु जो है फेज 2 में मुस्लिम प्लस एससी वोट मिलकर लगभग 50% का आंकड़ा जो है वो पार कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये वोट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में स्थिति किसके पक्ष में बनेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो जरूर करना ही पड़ेगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आपके सामने रखे जाएंगे जो चीजों को बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि 4 तारीख को क्या कुछ हो सकता है। तो बता दें कि सुप्रीम लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसके पक्ष में माहौल बनाया है।
लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं मुस्लिम वोट का एकीकरण और अंतर सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर हुआ उसके बाद कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक अब किसके पक्ष में रहेगा ये जरूर समय बताएगा। 2 से 3% वोट जो है वो शिफ्ट भी हो सकता है। और आपको बता दें कि साइलेंट वोटर्स जो होते हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हुए हर चुनाव में नजर आते हैं, क्योंकि वो कहते जरूर नहीं है लेकिन उनका वोट बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है। साइलेंट वोटर्स की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनका पता लगाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि साइलेंट वोटर्स जब वोट करते हैं तो वाकई में एक तरफा लड़ाई यहां पर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को इस बार काफी उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि साइलेंट वोटर्स प्लस सारे वोटर्स मिलकर क्या कुछ माहौल बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से रैलियां देखी गई, प्रचार प्रसार देखा गया, उसमें कहीं ना कहीं पक्ष में माहौल बीजेपी की बनता नजर आ रहा था। अब आखिरकार जो फैसला है उसका जो परिणाम है वो 4 तारीख को ही समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुदर्शन एआई एग्जिट पोल भी हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि उस दिन की हकीकत क्या हो सकती है। फिलहाल खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राधिका भट्टाचार्य है, बीजेपी प्रवक्ता है। राधिका जी स्वागत है आपका। चिराग अग्रवाल, नेता टीएमसी, चिराग जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सुरेंद्र स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र सर मैं आपका भी स्वागत करता हूं। एक बार सभी खास मेहमानों को लाइए स्क्रीन पर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन राधिका जी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई है तो ये तो कहा जा सकता है कि जनता बहुत कुछ चाह रही है। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये ऐसा चुनाव तो बंगाल के तारीख में कभी दिखा नहीं है। और ये इसका तो मैं चुनाव आयोग को कहूंगी कि आपके हम बड़े आभारी हैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बंगाल से, और मेरे लिए तो ये एक बड़ी नई बात है कि लोगों ने इस तादाद से वो घर से निकले, बेझिझक वो आके मतदान उन्होंने दिया। और देखिए पहले फेज ने बताया कि एक्चुअली दूसरे फेज में भी क्या होने वाला है, किस तादाद से लोग आएंगे। पहले फेज में जब लोग डरे नहीं, दूसरे फेज में भी अभी लोगों ने कहा डरने की कोई बात नहीं, सुरक्षा बल वहां पे मौजूद है, प्रस्तुत है, हमें हमारी डर की कोई बात नहीं है। ये गुंडे, ये मवाली, ये जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी पहले जिससे लोग डरते थे, वो हुई नहीं है, हुई है पर उस वैसे नहीं हुआ जैसे ट्रेडिशनली होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बड़ा एक दिवस है हमारे लिए। और बांग्ला में तो लोकतंत्र का उत्सव चल ही रहा है। लेकिन अफसोस है कि दूसरे चुनाव में जो हिंसा और बूथ पर हंगामा देखा गया है, उससे साफ कर दिया है कि कुछ लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में है। पर मैं तो बड़ी खुश हूँ ये सब देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक तरफा माहौल जो है अब वो किसके पक्ष में बनेगा उसका तो इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो बम्पर वोटिंग हुई है बहुत कुछ दर्शा देती है। चिराग जी, क्योंकि देखिए बम्पर वोटिंग साफ तौर पर किसके पक्ष में माहौल बनाएगी इसके लिए इंतजार जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रैलियों में हमने देखा, प्रचार प्रसार में देखा, बीजेपी की रैलियों में बम्पर भीड़ भी देखने को मिली थी। इस बार वाकई में खेला हुए यह स्थिति आपके पक्ष में रहेगी? आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। सुरेंद्र सर, क्योंकि एग्जिट पोल जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे चीजें भी साफ होती हैं, लेकिन आपको ये सभी समीकरण देखकर क्या कुछ लग रहा है कि इस बार क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि हमने पहला फेज भी देखा, दूसरा फेज भी देखा, बम्पर वोटिंग भी देखी, इस बार का चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और अलग भी नजर आ रहा है। आपकी नजर में, आपकी दृष्टिकोण से आप क्या समझ पा रहे हैं कि स्थिति क्या बनने वाली है अब से कुछ दिन बाद? नहीं, हमारा तो शुरू से एक ही दृष्टिकोण था कि बंगाल का हिंदू परिवर्तन चाहता है। बात सिर्फ इतनी होती थी डिस्कशन में कि उसकी हिम्मत होगी कि नहीं वो खड़ा हो। तो जो पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है उसने दिखा दिया है कि उसने सोच लिया है कि भाई अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, दब के रहने से काम चलेगा नहीं। और डिफॉल्ट में बीजेपी उसकी बेनिफिशियरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बीजेपी की वजह से खड़ा हुआ है, वो हिंदू खुद इतना तंग आ चुका है और उसे अब लगने लगा है कि ये ब्रिंक हो गया है, इससे आगे अगर वो इसी तरह रहा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी बात की लड़ाई है। और सबसे इसका दूसरा प्रमाण ये है कि आज सेकेंड फेज में भी जो वोटिंग हुई है और उसमें जिस तरह से उन्होंने बराबर से मुकाबला किया है, बराबर से मतलब टक्कर दी है, वरना तो वन साइडेड गेम होता था, तो अब के चुनाव में वन साइडेड नहीं है। सेकेंड फेज में भी जो जिस तरह की पोलिंग हुई है
तो उससे अब हम ये कह सकते हैं कि ये वन साइडेड कंटेस्ट नहीं है। बीजेपी इज गिविंग ए टफ कंटेस्ट, इट इज वेरी क्लोज टू मेजोरिटी पॉइंट, और अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो दे आर इन गुड पोजीशन टुडे। आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि आज का ही था कि आज कैसी वोटिंग होगी, और हमने देखा है वर्धमान में भी अच्छी वोटिंग हुई है, कोलकाता में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो अगर ये 2-3 क्षेत्रों में अच्छी इनकी वोटिंग हो गई है तो उससे ही इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यही है, फर्स्ट फेज इनका हो ही गया है, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि बहुत क्लोज कंटेस्ट अब ये हो गया है, और मतलब दोनों ही जो पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी उसको क्रॉस ओवर कर सकता है, जस्ट विद ए फ्यू सीट्स। एकदम बराबर का कंटेस्ट अभी हो गया है, एंड विद बीजेपी स्लाइटली इन बेटर पोजीशन। जी बिल्कुल, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल यहां पर बन सकता है। टीएमसी के जो नेता है वो हमारे साथ बने हुए हैं क्या पीसीआर? ठीक है, उनसे संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास टीम लगातार कर रही है। लेकिन एक तरफ साफ तौर पर राधिका जी, क्योंकि जिस तरीके से आपके पक्ष में माहौल, हमने कई बार चुनावी प्रचार में देखा कि ममता बनर्जी के चेहरे पर वो चीज़ झलक भी रही थी। एक बार तो वो मन से ही अचानक से उतर के हाथ जोड़ के नीचे जाती हुई नजर भी आई, जिसके बाद ये आरोप भी लगे और विपक्ष ने कहा था कि भाई लोग ही नहीं थे, तो इस चक्कर में ममता बनर्जी को वापस जाना पड़ा। इस बार बंपर वोटिंग साफ तौर पर दर्शा तो बहुत कुछ रही है, देखिए, क्योंकि आप बीजेपी से आप अपना पक्ष रखेंगे, टीएमसी वाले अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन सियासी हलचल आपको क्या और समझ में आ रही है कि वाकई में इस बार अगर बदलाव होता है तो उसका मुख्य कारण भी क्या होगा? देखिए, मुख्य कारण बदलाव का यही होगा कि 50 साल से बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। 34 साल सीपीआईएम, उसके बाद टीएमसी का 15 साल जो गुजरा। आप कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, that you can fool some people sometime but not all the people all the time। तो ये हो गई है बंगाल की स्थिति। अब बंगाल के लोग, बंगाल के आवाम, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी एक स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जानकारी दिलाने में कि बाकी के देश में क्या हो रहा है, ये सब सोच रहे हैं कि अगर बाकी के राज्यों में इतना कुछ हो सकता है तो हम क्यों इतने पीछे हैं, हम में इतना पलायन क्यों है, क्यों ऐसा है कि नौकरियां नहीं है, क्यों ऐसा है कि अच्छा शिक्षा प्राप्त करने में बंगाल में कोई प्रगति हुई नहीं। ये करप्ट गवर्नमेंट जो हमेशा लोगों के पैसे चुराएगा, इनके ऊपर आरोप ही आरोप है, स्कैम और स्कैंडल्स के। अब आप बताइए, हम भी तो इंसान हैं, हम कितनी देर इसको सहेंगे? ऐसा एक स्थिति जहां पे युवाओं की आंखों में कोई सपना नहीं रहा। अगर आप बंगाल के युवाओं की आंखों में देखें, उनकी आंखें तो बिल्कुल ब्राइट और हैप्पी होनी चाहिए, पर इनमें आप पूछे, मुंह नीचे करके बोलेंगे देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं नौकरी मिलेगी कि नहीं, दूसरे जगहों में भी अप्लाई किया है पर माँ बाप को छोड़ के इतना दूर अच्छा नहीं लग रहा। ये है बंगाल की कहानी। और अभी जो बंगाल के आवाम है वो अभी समझ गए हैं कि जब भी मोदी गवर्नमेंट कुछ ऐलान करती है, वो यही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ उन्होंने देख लिया, सबका विकास उन्होंने अन्य राज्यों में देख लिया, किस तरीके से लोगों की जिंदगी में प्रगति आई, लोग किस तरीके से खुश है कि उनके राज्यों में अच्छी चीजें चल रहे हैं। और सबका विश्वास तो है ही, और वो विश्वास जो बंगाल में शायद पहले कम था, वो अभी पुरजोर तरीके से आ गया है, और लोग कह रहे हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी होके रहेगा। और फिर आगे की तो 4 तारीख तक हमने थोड़ा सा चैन से बैठना है, और 2 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस बार लोग प्रगति के लिए वो निकले हैं घर से वोट देने के लिए। उन्हें इस लोकतंत्र की ये जो दिवस है वो भरपूर तरीके से उसको निभा रहे हैं। हर जगह पे पहले और दूसरे फेज में बम्पर वोट्स आए हैं। इस तरीके का एक जो छवि पहले कभी नहीं देखा बंगाल में, और हम तो बेहद खुश है कि ऐसा ही एक दृश्य हमें नजर आया। और देखिए, कहते हैं ना, मे द बेस्ट मैन विन। जो और आज इस बार का नतीजा वही होगा, वो एक्चुअली इस बार का नतीजा सत्य का नतीजा होगा, क्योंकि
इस बार जो लोग जिस गवर्नमेंट को लाएंगे वो उनका चाहिदा गवर्नमेंट होगा, वो उनके मन की बात का गवर्नमेंट होगा। तो सच्ची को जो जीते जो हारे, जश्न है भारत का, जश्न है लोकतंत्र का और जीत है बंगाल का। बिल्कुल, अभी तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार परिणाम क्या कुछ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, साफ तौर पर ये देखने को मिल ही रहा है कि अब अपने अपने दावे, अपने अपने वादे होते हैं सुरेन जी, लेकिन साइलेंट वोटर्स देखिए हर चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी मुख्य भूमिका निभाते ही निभाते हैं। साइलेंट वोटर्स से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले के नतीजे जो रहे हैं चुनावों में, उसमें ये देखने को मिला है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो भी होकर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार ऐसा कुछ होगा? साइलेंट वोटर्स वाकई में खेला करने वाले हैं बंगाल में? देखिए, ऐसा है कि मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ और शुरू से इस बात को लेकर स्पष्ट हूँ। ये बंगाल का चुनाव न प्रगति का है, न विकास का है, न रोजगार का है, न महिला सुरक्षा का है। ये चुनाव में एक ही फैक्टर है कि अब हिंदू इस बंगाल को बांग्लादेश बनते हुए देखेगा या वो अपनी जो विरासत है, जो उसका धर्म है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी भाषा है, उसको बचाएगा। ये कहना कि 75 साल से बंगाल में कुछ नहीं हुआ, गलत बात है। बंगाल में बहुत कुछ हुआ है। बंगाल एक ट्रांजिशन बोर्ड बना है, यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में घुसाने के लिए ये बना है, जहाँ पर कि आपने डेमोग्राफी चेंज की है। ये बना है जहाँ पे आपने हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया है, उनको दबाया है, उनको शोषण किया है। और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो लेफ्ट की रही हो और चाहे वो टीएमसी की सरकार रही हो, उन सब ने एक तरफा इनके साथ व्यवहार किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये हिंदुओं का अपना चुनाव है। वो तंग आ चुके हैं और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है इस चुनाव में। इस चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ही बाय डिफॉल्ट पार्टी है, दूसरी टीएमसी है, बाइपोलर चुनाव है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसको भाजपा का फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसमें मजबूत बनेगी। मैं इसके अलावा इस चुनाव में शुरू से ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू का डर निकल गया तो ममता सरकार चली जाएगी, अगर उसका डर बना रहा तो ममता सरकार फिर से सत्ता में आएगी। नहीं तो डर बनाने की तो संभव पूरी कोशिश यहाँ पर की गई थी। तमाम ऐसे सुरेन जी वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता धमकी देते हुए तक नजर आए थे। तो यानी कि ये तो कहा जा सकता है कि कोशिश तो की थी। नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी और उनको भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है। उनको ये भाजपा से उम्मीद नहीं है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर प्रोटेक्ट कर पाती तो 2019 के चुनाव में करती। पोस्ट पोल वायलेंस ऐसा हुआ था देश में कि बंगाल से अलग कोई राज्य नहीं था जहां राष्ट्रपति शासन लग के सरकार बर्खास्त होनी चाहिए थी, फिर भी नहीं की। विक्टिम कार्ड खेलते रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए हुआ तो कुछ नहीं ना। तो इसलिए 21 में उसका रिजल्ट आपने इन्होंने देख लिया, उसके बाद 24 में रिजल्ट इन्होंने देख लिया। ये तो बढ़े नहीं ना। लेकिन इन 4-5 सालों में जो और हौसले बढ़े उसको देख करके मुझे लगा, और जिस तरह से हिंदू जागरण हुआ है, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, आप कहीं भी देख लीजिए, जहां भी चुनाव हो रहा है और जहां हिंदू बहुमत में है वो खुल करके अपनी सरकार बना रहा है। उसको कोई प्रचार प्रसार किसी की कोई जरूरत नहीं है। जो पार्टी उसके लिए उस समय दिख रही है उसको वो वोट डाल रहा है और यही बंगाल में हो रहा है। उसने सोच लिया है अब की बार कि मैं तो होगा सो देखा जाएगा, यही फाइनल है। अगर इस बार भी हम नहीं हुए, आप मुझे बताइए बांग्लादेश में इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, आपने इन्होंने सीए का कानून किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था ना कि जब अत्याचार होगा तो हम नागरिकता देंगे। तो इन्होंने क्या किया? बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं के लिए क्या किया इन्होंने? वो हिंदू को सब पता है, लेकिन वो अपने दम पे अब खड़ा हुआ है और उसी दम के आधार पर वो ममता बनर्जी की सरकार, जिसको वो मुसलमान की सरकार मानता है, उसको वो उखाड़ फेंकेगा इस बार। मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि इसीलिए भाजपा बहुत क्लोज मेजोरिटी के पहुंच जाएगी। आगे तो ये मैनेज कर ही लेते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ अब कहीं ना कहीं ये बात तो आपकी ठीक है कि निर्णायक भूमिका निभाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ सीटों की बात कर लेते हैं तो वो सीट भी चर्चा योग्य हैं। राधिका जी, भवानीपुर पर एक तरफ से बीजेपी का कब्जा, उसके बाद इस बार भी कई कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर कई सीटों पर देखने को मिल रही है। भवानीपुर और बाकी के जो
सीट्स का ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये सिंपल एक तरफ जाएगा वाला सीन नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि भवानीपुर जो ट्रेडिशनली ममता बनर्जी जी की बैस्टियन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और यहाँ पे माइनॉरिटी ट्रेडिशनल वोट, टीएमसी वोट बेस काफी मजबूत है। पर लेकिन इस बार जो अर्बन डिसैटिस्फैक्शन और जो साइलेंट वोटर फैक्टर देखने को मिल रहा है, भवानीपुर में टीएमसी अगर आगे है लेकिन मार्जिन कम हो सकते हैं। बीजेपी यहाँ एक बड़ा सिंबॉलिक सा चैलेंज दे रही है और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। और जब स्ट्रॉन्ग होल्ड हिलता है, जब लोगों का विश्वास हिल जाता है, तो अगर भवानीपुर 4 तारीख को जब हमें पता चलेगा कि भवानीपुर का नतीजा क्या है, तब ये पता चलेगी कि लोगों का विश्वास हिला था कि नहीं। और देखिए, नंदीग्राम जैसे जगह जहां पे शुभेंदु अधिकारी जी है, वहां पे अगर शुभेंदु अधिकारी जी बनाम टीएमसी की एक प्राइड और प्रेस्टीज बोल सकते हैं, और एक तरफ है कि रूरल जगहों में गुस्सा बहुत है, और एक दूसरा है कि हमारे शुभेंदु अधिकारी जी है और वो आपके ममता बनर्जी जी है। ये सिर्फ सीट नहीं, ये टीएमसी की ये जो प्रतिष्ठा का ये एक लड़ाई है। और 4 तारीख को जैसे मैंने कहा, और जो अर्बन कोलकाता बेल्ट है, अगर आप देखिए जैसे जगह जैसे बालीगंज या जादवपुर या कस्बा या बेहाला, यहाँ के लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, और तो उन्हें किस बात से मतलब है, उन्हें गवर्नेंस इश्यूज से मतलब है। और वहां पे बहुत ही एक चुपचाप से एक साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी दिखता है। तो शहरी वोटर का आवाज कम उठाता है, पर वोट के दिन वो जवाब दे ही देता है। और अगर आप कहे कि अभी साउथ, अगर दक्षिण 24 परगना की अगर आप बात कर रहे हो, वो जो डायमंड हार्बर वाली जो बेल्ट है, तो वहां पे तो अभिषेक बैनर्जी का तो वो एरिया है माना जाता है। और वहां पे क्या बीजेपी ने किया है कि बहुत ही पुरजोर तरीके से, एग्रेसिव तरीके से उन्होंने धक्का दिया, पुश दिया, और पोलराइजेशन पे भी उन्होंने ध्यान दिया। तो यहाँ जो अगर डैमेज हुआ तो वो सीधे टॉप लीडरशिप पे भी वो पर असर पड़ेगा। तो एक वो बात है। और बीजेपी के लिए अगर आप चैलेंजिंग सीट कहे, जरूर भवानीपुर है जो ममता बनर्जी की बेल्ट है, पर वहां पे शुभेंदु अधिकारी जी है। अब देखते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्ग एक टीएमसी का एक बेस है, कार्डर है, और उसके साथ लोगों का एक जज्बाती कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है। तो क्या पता, यहाँ जीत मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए, लेकिन वोट शेयर बांधना भी बड़ा सिग्नल होगा। और माइनॉरिटी जो है, हमें पता है माइनॉरिटी डोमिनेटेड बेल्ट साउथ पश्चिम कोलकाता है, सॉरी दक्षिण कोलकाता है, और 24 परगना के कुछ काफी हिस्से हैं। यहाँ बीजेपी को ब्रेक थ्रू के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्नआउट चाहिए, और पर हमने देखा लोग बड़े तादाद से निकले हैं। तो ये मैं कह रही हूँ। और ओवरऑल अगर मूड कहूँ जी, मेरे ख्याल से जहाँ पे एक टीएमसी का जहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी भी पॉकेट्स बने हुए हैं, और बीजेपी ने ये जो रफ्तार, ये मोमेंटम और ये एक्सपेंशन बिखेरने का काम किया है, पर कुछ जगह भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है। यानी कि कुल मिला के हाँ बिल्कुल असमंजस की स्थिति जरूर है। इलेक्शन सीधा देखते हैं, ये इलेक्शन सीधा स्वीप है या सीट बाय सीट की लड़ाई है, ये इसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा सुरेन जी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आंकड़ों की बात कर लेते हैं, इस बार 2021 के बाद के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीट निकाल पाएगी बीजेपी कितनी सीट? जी नहीं, मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 130 से 140 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि वो करीब करीब बहुत नजदीक पहुंच गई है इस कंटेस्ट में। और 5-7 सीटों का तो देखो किसी का भी असेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, दे कैन बी नियर टू 150 ऑल्सो। लेकिन मैं भवानीपुर में मुझे अंदेशा है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम बनेगा, क्योंकि वहां पे अगर आप वोटर्स का डेमोग्राफी देखें तो मुस्लिम वहां 20-25% है कुल जी, और बंगाली वहां पे करीब 40% है, करीब 34-36% वहां पे बिहारी, गुजराती और इधर के जो ये लोग हैं, इधर के यूपी के ये लोग वहां पे बसे हुए हैं।
और हिंदुओं में जो इस समय एक ममता बनर्जी के खिलाफ एक मन बना हुआ है कि बहुत हो गया, जिस तरह की राजनीति इन्होंने की है, जहां इनके मुस्लिम मिनिस्टर्स खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं अभी 33% हो जाने तो फिर ये बांग्लादेशी बनेगा, तो वो जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ये नंदीग्राम नहीं बन जाए ममता बनर्जी के लिए। मेरा तो अपना ये व्यू है। दूसरा, मैं इसलिए मुझे लग रहा है 130-40 सीटें कि मैं SC ST OBC ठीक, महिला। सुरेंद्र जी और राधिका जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।